ये आज की टेक्निक नहीं है, 4000 साल पुरानी टेक्निक है। अपनी पुरानी चीज़ों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ही नहीं बनाएँगे तो हमारे बच्चे तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट भी करती थी। भारत के हर घर में अचार बहुत शौक से बनाया और खाया जाता है, लेकिन आज ये वीडियो आपके अचार खाने के तरीके और नज़रिए को बिल्कुल बदल देगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोग कुछ मिनट में ही देख कर के छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि रेसिपी तो उसके अंदर बता नहीं रहे हैं, बातें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियो वही लोग लास्ट तक देखेंगे जो प्योर नॉलेज को एप्रिशिएट करते हैं, और वही लोग उसको लाइक, कमेंट या शेयर करेंगे। तो रेसिपी जो है एकदम लास्ट में है, क्योंकि उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अभी तक जो अचार हम प्रोबायोटिक समझकर खाते आ रहे हैं, क्या वो सच में प्रोबायोटिक है भी कि नहीं है? प्रोबायोटिक वाले अचार कौन-से होते हैं, वो बनता कैसे है, उसका ध्यान कैसे रखना है, फर्मेंटेशन कैसी होती है? मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में रेसिपी से पहले कवर करने वाली हूँ, और एकदम सरल भाषा में। तो आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चैप्टर्स के नाम दे दिए गए हैं कि किस टाइम फ्रेम में कौन-सा चैप्टर आएगा, ताकि आपको देखने में सहूलियत हो, आप सीधा उस चैप्टर में जा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे सामने अचार के 3 जार्स हैं, और मैं सबसे पहले पिक करने वाली हूँ वो अचार का जार जिसके अंदर की प्रोबायोटिक भर-भर के, यानी कि अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और इसके लिए हम केमिस्ट को बहुत सारे पैसे पे भी करते हैं मेडिसिन के लिए। वो है ये अचार, लहसुन का ये अचार मैंने डाला था, और इस मेथड को बोला जाता है ब्राइन फर्मेंटेड पिकल, यानी कि ब्राइन का मतलब होता है कि नमक का पानी। जब हम सब्जियों को नमक के पानी के घोल में फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं, तो टाइम के हिसाब से इसके अंदर जो है अच्छे बैक्टीरिया आने लगते हैं। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? हमारी सब्जियों के सरफेस में पहले से ही अच्छे बैक्टीरिया, यानी कि लैब, जिनको कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोला जाता है, वो मौजूद होते हैं। और जब ये बैक्टीरिया नमक के पानी में मिलते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, और सब्जियों की नेचुरल शुगर खा कर के लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कि सब्जियों में थोड़ी-सी खटास आती है। प्रिज़र्व करता है ये बैक्टीरिया सब्जियों को, अच्छे बैक्टीरिया ग्रो करता है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक बन जाता है नेचुरली फर्मेंटेशन की वजह से। इसके बाद हमारा प्रोबायोटिक, जो कि बेस्ट प्रोबायोटिक है, उसके बाद बारी आती है विनेगर वाला अचार, जिसको आप बहुत शौक से इंस्टेंट पिकल समझ के अपने रोल्स में किसी भी तरीके का रोल बना कर के उसमें बड़े चाव से खाते हैं कि आप बहुत हेल्दी चीज़ खा रहे हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि इसके अंदर कोई भी प्रोबायोटिक मौजूद नहीं होता है, सब्जियों का इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि इसको बनाने का जो तरीका होता है वो विनेगर और पानी को मिलाकर के गर्म किया जाता है, नमक, चीनी डाली जाती है, और सब्जियों को उसके अंदर डाला जाता है। तो हीट की वजह से खराब बैक्टीरिया तो मरते ही मरते हैं, लेकिन उसके अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये वाला जो अचार है विनेगर इंस्टेंट पिकल, ये अचार आपके स्वाद के लिए तो अच्छा है, खट्टा, मीठा और थोड़ा-सा क्रंच आता है आपके खाने में और रोल्स में, लेकिन इसमें हेल्दी कुछ भी नहीं है, तो शौकिया तौर पे आप खा सकते हैं। और इंटरनेट जो है इंस्टेंट अचार की रेसिपी से, और हमारा जो सुपरमार्केट है ना? उसकी शेल्फ्स भी इस इंस्टेंट पिकल से भरी हुई है। तो प्लीज़ खाएँ, लेकिन थोड़ा कम खाएँ, और प्रोबायोटिक पर ज़्यादा ध्यान दें। अब बारी आती है हमारे तीसरे नंबर के अचार की, जो हमारे भारत की जान है, हमारे तेल वाले अचार। मुझे पता है कि इसके साथ हम सबके इमोशंस जुड़े हुए हैं, और बहुत शौक से ये लोग खाते हैं, सभी लोग, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ। तो थोड़ा-सा आपको झटका लगेगा कि ये प्रोबायोटिक की कैटेगरी में नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है और कब आ सकता है थोड़ा-सा प्रोबायोटिक की कैटेगरी में, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आप सभी जानते ही हैं कि इन अचारों को बनाने से पहले हम लोग इसको धूप में सुखाते हैं, है ना? ताकि पानी की वजह से ये खराब ना हो, तो इसका मॉइस्चर चला जाता है, जो कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो करने में काफ़ी काम में आता है, ज़रूरी होता है। ठीक है? दूसरे नंबर पर हम लोग गरम तेल में इसकी जो है टेम्परिंग करते हैं। कितने अचार होते हैं जिसमें हम लोग गरम तेल में मसाला डाल के अपनी सब्जियाँ डाल देते हैं, और अगर आप नहीं भी डालते हैं, तो भी उसका भी कारण है। तो उस गरम तेल की वजह से, हीट की वजह से इसके अंदर बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं, अच्छे वाले भी। तो जिसकी वजह से प्रोबायोटिक की कैटेगरी में नहीं आता है। और मान लीजिए अगर आप गरम तेल में इसकी टेम्परिंग नहीं भी करते हैं, तो जो ऑयल की जो थिक लेयर होती है, वो इसके अचार सब्जियों में जो है अच्छे से कवर कर लेती है, और ऑक्सीजन को जो है ब्लॉक कर देती है। और अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर वो फर्मेंटेशन नहीं हो पाती है, जो कि इस वाले अचार में हो पाती है। लेकिन जो अचार जैसे कि नींबू का अचार या हरी मिर्च का अचार, जिसको पहले नमक डाल कर के छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए, और उसको
थोड़ा सा सॉफ्ट होने पर उसके अंदर जो है मसाले या तेल डाला जाता है, वो फिर भी कुछ हद तक जो है प्रोबायोटिक की कैटेगरी में आता है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि हमारा ये ब्राइन पिकलिंग मेथड वाला जो अचार है वो आता है। ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रही कि आप ये अचार खाना बंद कर दें, ये इससे हमारे खाने में टेस्ट आता है और हम बचपन से खाते हैं ना, तो हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी लिमिट में करके इसको अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको प्रोबायोटिक जो है, आपकी गुड बैक्टीरिया जो है आपके हमारे गट हेल्थ को जो है इम्प्रूव करे। और इन जो आपके जो ये वाले पिकल है, आप इनको इसकी ना चटनी भी बना सकते हैं। ठीक है? मैंने कितनी बारी इसको रोल में भी डाला है बच्चों के लंच को पैक करते हुए। गाजर हो गई, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, या इन सब्जियों को जो है मैंने चटनी के तौर पे भी बनाया है। इन सब्जियों को हमें गरम नहीं करना है, चटनी हम लोग इसकी बना सकते हैं। जैसे थोड़ा सा आपने हरा धनिया पुदीना के साथ लहसुन प्याज डाल लिया, है ना, या थोड़ा सा बीट रूट के साथ कोई चटनी बना ली, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप रोल में नहीं डाल रहे हैं। तो ये हमारा था तीनों तरीके के अचार, जो कि मैंने बता दिया कि किस में प्रोबायोटिक ज़्यादा है, किस में बहुत कम है और किस में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ कोशिश करी है कि डिटेल में बताऊँ, लेकिन उतनी ही सरल भाषा में बताऊँ, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा और मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। रेसिपी स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, उससे पहले बस एक बात मैं और लास्ट शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पर, जो लोग मेरे चैनल को फ़ॉलो करते हैं वो जानते ही होंगे कि रेसिपी के साथ-साथ, परफेक्ट रेसिपी के साथ-साथ, मैं उस रेसिपी की हिस्ट्री में या डिटेलिंग में ज़रूर जाती हूँ। ठीक है? सिर्फ़ मैं ऊपर-ऊपर से रेसिपी बनाने में बिलीव नहीं करती हूँ। तो मैंने देखा कि हमारा जो इंटरनेट है, ख़ास करके जो इंडियन चैनल्स हैं, वो इंस्टेंट रेसिपीज़, 5 मिनट रेसिपीज़, अचार, ऐसे से भरा पड़ा है। लेकिन जब मैंने ब्राइन फर्मेंटेड पिकल के ऊपर जब रिसर्च करने की कोशिश करी हमारे इंडियन चैनल्स में, तो मैंने देखा इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, अपना-अपना कंटेंट बनाने का या जो डिमांड है उन बेसिस पर कंटेंट बनाने का तरीका है। मुझे पता है कि मैं जितना बोल रही हूँ शायद बहुत से लोग ये वाला जो तरीका है पसंद नहीं करते हैं, लोगों को फटाफट से रेसिपी चाहिए होती है, लेकिन मुझे है कि मेरे को जो डिटेलिंग बतानी है, मुझे वो बतानी है, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड है डिटेलिंग जानने में, वो अच्छे से जान सके और समझ सके। लेकिन वहीं फ़ॉरेन के जब मैंने चैनल्स देखे, उन्होंने इस मेथड को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। हर चैनल में मतलब बहुत सारे लोग एफ़र्ट कर रहे हैं कि हम अपने पुराने मेथड को ज़िंदा रखें और उसको जो है यूज़ करें, क्योंकि ये जो टेक्नीक है, ये आज की टेक्नीक नहीं है, 4000 साल पुरानी टेक्नीक है। इंडिया में भी ये टेक्नीक कांजी या हिमाचल में या अलग-अलग तरीकों में फर्मेंटेड ड्रिंक्स के रूप में या खानों के रूप में बनाई जाती है। लेकिन ये जो पिकल है, इसको हम लोग 3 से 6 महीने तक जो है फ्रिज के अंदर रख कर के खा सकते हैं। तो मुझे बस यही है कि हमें ऐसी रेसिपीज़ को थोड़ा-सा ज़िंदा रखना चाहिए, इंस्टेंट रेसिपीज़ भी देखनी चाहिए, बनानी चाहिए, लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ही नहीं बनाएँगे तो हमारे बच्चे तो, उनको तो पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट भी करती थी। तो चलिए अब रेसिपी में आते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलिए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं 2 बर्तनों में पानी गर्म कर रही हूँ। एक पतीले में कर रही हूँ जो कि हमारे अचार के लिए, ब्राइन बनाने के लिए, ठीक है। फ़िल्टर्ड वाटर ही है, इसको मैं अच्छे से गर्म करके ठंडा करके फिर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि फंगस लगने के चांसेस रह सकते हैं अगर पानी में थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज़ हैं। और दूसरी तरफ मैं पैन में पानी गर्म कर रही हूँ, जो कि मैं बर्तनों के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा मैं सिरका डाल करके इस पानी से जो भी बर्तन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे वो जार है, चम्मच है, प्लेट है, उनको स्टेरिलाइज़ करूँगी, ताकि फंगस लगने के चांसेस ना हो, क्योंकि इसमें साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ता है। अब आते हैं सब्जियों की तरफ। यहाँ पे तो मैं अलग अलग तरीके की सब्जियाँ ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप कम क्वांटिटी में सब्ज़ी लें, जैसे कि सिर्फ 500 ग्राम, और वो सब्जियाँ लें जो थोड़ी सी हार्ड है, जैसे कि मूली या गाजर। कभी भी सॉफ्ट या वाटर कंटेंट ज़्यादा वाली सब्जियाँ मत लें, जैसे कि हरी मिर्च, लाल मिर्च और खीरा, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, और इसमें जो है आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए बनाने के लिए। जब आप ये सीख जाएंगे तो आप बहुत आराम से बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सब्जियों को जो है थोड़ा छोटा काटेंगे तो वो फर्मेंट जल्दी होगी, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट ज़्यादा होंगी। तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगी थोड़ा मोटा काटें, थोड़ा सा, और उसको फर्मेंटेशन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें क्रंच बना रहेगा, ठीक है। सब्जियों को हम लोग पील करके अच्छे से धो लेंगे, ताकि कोई भी मिट्टी या गंध ना रहे।
अब हमने जो जार स्टेरलाइज़ किया था उसके अंदर हम अपनी सब्ज़ी डालेंगे 500 ग्राम। मैं प्याज से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप मूली, गाजर या आंवला से स्टार्ट करें, ठीक है। जो भी जार लेंगे आपको इतना लेना है कि पानी डालने के बाद भी उसके ऊपर 1 इंच का गैप रहे, ताकि जब इसमें फर्मेंटेशन हो, बबल्स बने, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका जो जार है वो फटे ना। हमने जो पानी पतीले में गरम करके ठंडा करके रखा था रेसिपी स्टार्ट करते वक्त, वो पानी लेंगे पैन में, ठीक है। 500 ग्राम सब्ज़ी में 1 लीटर मोटा मोटा पानी जाएगा ही जाएगा। अगर लगे कि अभी भी आपकी सब्ज़ी कवर नहीं हुई है तो पानी आपको और डालना है, क्योंकि आपकी सब्ज़ियाँ अच्छे से कवर होनी चाहिए और सब्ज़ी एकदम टाइटली जार के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने खूब ज़्यादा क्वांटिटी में पानी लिया है, जैसे कि मैंने 2 लीटर पानी ले लिया, क्योंकि मेरी सब्ज़ियाँ भी ज़्यादा है, तो 2 लीटर पानी मैंने लिया है। 2 लीटर पानी में 60 ग्राम नमक जाएगा। मैं आपको नमक की रेशो बता देती हूँ कि 1 लीटर पानी में जो है 3% नमक का जाएगा, यानी 1 लीटर पानी के हिसाब से आपका 30 ग्राम नमक जाता है। 2 लीटर के हिसाब से 60 ग्राम के करीब नमक जाता है। 60 का 65 आप कर सकते हैं, 60 का 65 कर सकते हैं, लेकिन 60 का 50 नहीं कर सकते। सॉल्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। और नमक हमको सेंधा नमक ही इस्तेमाल करना है। अब ये नमक का पानी हम अपने सब्ज़ी में या जार में डाल देंगे। और फिर से मैं कहूँगी कि अगर 1 लीटर पानी भी आपको लग रहा है कि आपकी सब्ज़ियाँ कवर नहीं कर रहा है, तो आप पानी और डालेंगे, क्योंकि सब्ज़ियों का पानी में, नमक के पानी में कवर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो प्याज है वो पानी के ऊपर आ रहा है। अब ये ऊपर रहेगा तो इसमें फंगस लगेगी ही लगेगी, तो इसके लिए इसके ऊपर कोई वेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक साफ़ पत्थर मेरे पास रखा था, उसको बहुत अच्छे से वॉश किया था। ये ऑलरेडी वॉश्ड ही था, फिर भी मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसको प्रेस कर दिया, ताकि मेरी जो सब्ज़ी है, प्याज है, वो पानी के ऊपर ना आए। पानी के ऊपर आते ही इसमें फंगस लग जाएगी। तो ऐसे ही आप मेरे सारे जार्स देख सकते हैं, या तो वो पानी से कवर्ड हैं सारी सब्जियां, या जो नहीं है, जैसे कि प्याज में मैंने स्टोन के साथ साथ एक लिड भी डाली थी, हमारे मर्तबान की जो कवर होता है वो डाला था, अच्छे से प्रेस किया था, क्योंकि स्टोन से वो नहीं हो रहा था। और ऐसे ही हरी मिर्च में भी मैंने एक जार का वुडन जो है लिड डाला है, अच्छे से कवर करने के लिए, प्रेस करने के लिए। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, सब्जियां पानी से बाहर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये हमारा अचार बन के तैयार है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसके सेफ्टी मेजरमेंट्स पे ध्यान देना है। इसको हम लोग जार को बंद करेंगे, एकदम टाइट भी नहीं करना है, लेकिन हाँ, बंद करके इसको किसी डार्क जगह पे रख देंगे, धूप नहीं लगानी है। बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे, टेस्ट कैसा है, स्मेल तो नहीं आ रही, फंगस तो नहीं आ रही। 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे कि इस अचार का जो कलर है चेंज होना शुरू हो गया, थोड़ा सा क्लाउडी होने लगेगा, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि इसके अंदर बैक्टीरिया जो अच्छे वाले हैं वो आने लग गए हैं, और थोड़े थोड़े बबल्स दिखने लगेंगे। ये सब बहुत अच्छी निशानी है। अब इसके सेफ्टी मेजरमेंट्स की बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैं पीएच लेवल थोड़ा सा बताऊंगी। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई ख़राब स्मेल आ रही है, ब्लैक या ग्रीन कलर की कोई फंगस लगनी शुरू हो रही है, लेस लेस सी होने लग गया है अचार के अंदर, जैसे भिंडी में होता है, तो तुरंत ही फेंक दीजिए। इसका मतलब है कि आपका अचार ख़राब हो गया है। लेकिन उसके अंदर मिठास जैसी खटास आ रही है, विनेगर से थोड़ी अच्छी अच्छी आ रही है उसमें खटास, है ना। और क्लाउडी हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया, बबल्स आ रहे हैं, तो ये सब अच्छी निशानी है, यानी कि ये एकदम ठीक से काम कर रहा है। आपको धूप नहीं लगानी है इसको बिल्कुल भी। पीएच लेवल ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक और एल्कलाइन है, और 0 से 14 के बीच में ये मेजर की जाती है। 0 मतलब कि एक्सट्रीमली एसिडिक, जैसे कि हमारा बैटरी का एसिड होता है। 14 मतलब एक्सट्रीमली एल्कलाइन, जैसे कि हमारा ड्रेन क्लीनर होता है। और 7 हमारा न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि हमारा प्योर वाटर। फिल्टर्ड वाटर का आपने पीएच लेवल देखा कि 8 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ठीक है। वहीं पे ब्राइन पिकल का जो वाटर था, कुछ घंटों के लिए ही अभी हुआ था ये, उसका पीएच लेवल 6 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। लेकिन 3 से 4 दिन बाद जो हमारा ब्राइन पिकल है, उसका पीएच लेवल आप देखेंगे कि 3 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। इसका मतलब है कि देखिए फर्मेंटेशन कितने अच्छे से हो रही है, और इसमें जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करने शुरू हो गए हैं। तो हमारा जो पिकल है वो 4.6 या 4.6 से नीचे उसका पीएच लेवल होना चाहिए, क्योंकि इस वाले लेवल पर हमारे जो ख़राब बैक्टीरिया है वो वाले बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं। तो इस लेवल पे हमारा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन तो इसको रखना ही चाहिए सर्दियों में, ठीक है। और आपको लगे कि हफ्ते में ही ये खट्टा होने लग गया है, तो आप हफ्ते बाद ही इसको फ्रिज में रख सकते हैं, इसको फिर बाहर नहीं रखना है।
तो नमक के बारे में इतना पर्टिकुलर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, लैब, है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये हमारे खाने में, हमारी सब्जियों में, हमारे आस-पास एनवायरनमेंट में सब जगह मौजूद होते हैं, लेकिन इनको सर्वाइव करने के लिए एक अच्छी कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है? जहाँ पे ये ग्रो कर सके। तो जो नमक का पानी है जिसमें 3% से 5% का नमक बोला जाता है, आप 3% भी ले सकते हैं टोटल पानी का, ठीक है? 4% भी ले सकते हैं, 5% भी ले सकते हैं किन्हीं-किन्हीं सब्जियों में। तो ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना नमक, वो इन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बिल्कुल बेस्ट माना जाता है और इसमें खराब वाले बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए नमक का ठीक रेशो में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी मेरी रेसिपी और सारी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी और जो भी मैंने समझाया वो बहुत अच्छा लगा होगा। और पीएच लेवल का जो टूल की मैं बात कर रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी गट फीलिंग पर जाना है कि मेरे अचार में स्मेल कैसी आ रही है, फंगस आप जानते ही हैं कि कैसी दिखती है। अगर आपको कहीं पे भी शक हो कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं लग रहा है, तो तुरंत वो चीज़ को फेंक करके नया अचार तैयार करें। और अभी ये सर्दी वाला मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है, तो ये मौसम बहुत अच्छा है ये वाला अचार तैयार करने के लिए। गर्मियों में फर्मेंटेशन जल्दी होती है, उसको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि आप फटाफट से ये अचार बना लीजिए और बना कर के हफ्ते के अंदर ही इसको ना फ्रिज में रख दो। तो आप इसको 3-1 महीने तक आराम से खा सकते हो, अपने रोल्स में डाल के, चटनी बना के, जो भी आपको सही लगे। तो अ, बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरी बताई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो ताकि ऐसा कंटेंट लोगों तक पहुँच सके और मेरी जो मेहनत है उसका थोड़ा-सा फल मुझे मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, नई स्टोरी, नई अ, कहानी के साथ।